ठीक है, तो आज की क्लास में पहले तो जो है ना छोटा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे सिलेक्टर्स के और से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हमने जो सिलेक्टर्स पढ़े हैं उनके अलावा भी कुछ सिलेक्टर्स होते हैं जो कि आप इन फ्यूचर यूज़ करने जाओगे। इसे मैं वन बाय वन यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, बट ये कि बस मैं खाली आपको बताऊंगा, फिर आप खुद उसके अपने अपने पास ट्राई कर लेना। मेन टॉपिक हमारा दूसरा है। तो बेसिक सिलेक्टर्स में हमने HTML टैग सिलेक्टर का, क्लास का और आईडी का, इनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। और कार्ड बनाते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको किसी चाइल्ड को सेलेक्ट करना है HTML में, तो आप उसके पेरेंट की क्लास को लिख के आगे उसका चाइल्ड लिखते हो, तो हम उसके चाइल्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बातें बंद कर दो, अब यहाँ पे फोकस कर लो। और क्लास सिलेक्टर का, आईडी सिलेक्टर का हमें ऑलरेडी पता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने बताया था कि क्या करता है, जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं सबको सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप ये स्टार साइन लगाओगे और उसकी ब्लॉक में जो भी लिखोगे, तो वो ओवरऑल HTML में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको सेलेक्ट करके स्टाइल करना शुरू कर देगा। उसको बोलते हैं इसीलिए यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये सबके लिए होता है। ग्रुपिंग सिलेक्टर भी कर सकते हो, ये हमने अभी तक यूज़ करके नहीं देखा, बट इन फ्यूचर हम यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि कोमा सेपरेटेड आप मल्टीपल सिलेक्टर्स को लगा के एक ही ब्लॉक में सबको एक साथ डिज़ाइन कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हम एक ही साथ H1 को भी, H2 को भी और P को, तीनों को सेम कलर दे रहे हैं, पर्पल। तो हमने ग्रुपिंग कर दी सबकी और ब्लॉक में एक ही दफ़ा कलर पर्पल दे दिया। या तो ये मैं कर सकता हूँ शॉर्ट में, वरना मुझे फिर हर एक सिलेक्टर को अलग से लिख के सबके लिए लिखना होगा। तो ग्रुपिंग करने से क्या होता है, आपका कोड कम हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और आप एक ही साथ मल्टीपल सिलेक्टर्स का यूज़ करके एक ही कलर दे सकते हो। टाइम बच जाता है और कोड क्लीन होता है इससे। क्लास सबको, क्लास का ऐसा होता है कि अगर आपने एक कलर क्लास बना ली पर्पल कलर के नाम से, तो फिर आप उसको सबको क्लास H1 को भी पास कर दोगे, H2 को भी पास कर दोगे यूजिंग एट्रीब्यूट। तो क्लास का अलग होता है, क्लास को फिर आप ऐसे बार बार नहीं लिखना होगा। देखते हैं अभी आगे चल के। एट्रीब्यूट सेलेक्टर होते हैं कुछ हमारे पास, जैसे कि इनपुट, जिसकी अब हमने पढ़ा था कि इनपुट के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं। कोई पासवर्ड टाइप होता है, कोई ईमेल टाइप होता है, लेकिन आपने सिर्फ उन्हीं इनपुट को टारगेट करना है जिनकी टाइप क्या होती है, टेक्स्ट। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, इनपुट ब्रैकेट में टाइप टेक्स्ट। तो अब ये बॉर्डर किसको मिलेगा, जिनकी सिर्फ टाइप टेक्स्ट होगी, सिर्फ उन्हें ही ये बॉर्डर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे दो इनपुट लगे हुए हैं, एक पासवर्ड एक टेक्स्ट, तो सिर्फ टेक्स्ट वाला स्टाइल होगा, ना कि पासवर्ड वाला। सिंपल है। उसी तरह एट्रीब्यूट जो कि स्टार्ट होते हैं इससे, ये उसके लिए काम करता है। ठीक है, और जो एंड होते हैं, मीन्स कि अगर आप किसी के एंड में ये लगा दोगे डॉलर, तो वो सिर्फ एंड वाले को ही काम करेगा। एट्रीब्यूट एंड विथ डॉलर साइन, तो वो उसी को टारगेट करेगा। उसी तरह से हमारे पास क्लास डॉट बॉक्स, इससे क्या होगा, जितनी भी डिव हैं, अब हमारे पास क्लास हम जब बनाते हैं ना, तो हम एक से ज़्यादा डिव्स में क्लासेस बनाते हैं। लेट सपोज के मेरे पास एक अपने प्रोजेक्ट के अंदर 4 जगह डिव यूज़ हो रही हैं और मैंने सबको क्लास दी हुई है बॉक्स, लेकिन मैंने एक पांचवी क्लास, एक और पांचवी डिव भी बनाई जिसको मैंने बॉक्स क्लास नहीं दी। तो अगर से मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा डिव बैकग्राउंड लाइट येलो, तो मेरी पांचों डिव को येलो बैकग्राउंड मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ मैंने अगर ऐसे लिख दी, तो मिलेगा डिव को ही, लेकिन उन डिव को मिलेगा जिसमें क्लास बॉक्स असाइन है। समझ रहे हो? तो एक ये भी तरीका होता है, कंटेंट जो कि बॉक्स को कंटेन कर रही हैं उसको। उसी तरह से कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये हमने देखा था लास्ट टाइम। अगर एक डिव में पी है, तो आप कुछ उसको इस तरह से लिख सकते हो। या लेट सपोज कि आपने एक बॉक्स क्लास बनाई हुई है और उस बॉक्स क्लास के अंदर आपके पास पी है, तो आप ये बॉक्स आपने डिव को दिया था, लेकिन आप इस डिव के अंदर के पी को सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये भी ऐसे भी आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, ये इनसाइड जो भी आपके पेरेंट के इनसाइड जितने भी पैराग्राफ होंगे ना, सबको सेलेक्ट कर लेगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये मैंने HTML और CSS की फ़ाइल बना रखी है। अब लेट्स से मेरे पास एक डिव है, डिव में मेरे पास ये 3 पैराग्राफ हैं, 1 2 3, और मैं इन्हें स्टाइल करना चाह रहा हूँ, और मैंने इसको क्लास दी क्लास दी बॉक्स की। ठीक है, और मुझे इस फाइल को अटैच भी करना होगा पहले, तो मैं CSS की फ़ाइल अटैच कर लेता हूँ, डॉट स्लैश लगा के मेरी फ़ाइल अटैच हो जाएगी। अब अगर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स, क्योंकि हमने डिव को क्या क्लास दी है, बॉक्स,
बॉक्स के अंदर पी, और मैं पी को बोलता हूँ कलर येलो, ठीक है, येलो कलर नज़र नहीं आएगा, थोड़ा ब्राउन टाइप रखते हैं, डार्क कलर। तो बॉक्स के अंदर जितने भी पी है ना वो सबको क्या कर देगा, कलर ब्राउन कर देगा। सिंपल है, ये चीज़ हम पहले भी करके देख चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो ये हमारे पास तीनों कलर ब्राउन में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। अगर मैं कोई पी बाहर रख दूंगा डिफ से, ये डिफ से बाहर है पी, अब इसका कलर ब्राउन नहीं होगा, क्योंकि डिफ के बाद आपने पी लिखा है। इट मीन्स के जो भी पैराग्राफ डिफ के अंदर हैं सिर्फ उन्हें ही टारगेट करके उनके कलर चेंज कर दो, सिंपल है। लेकिन अब ये होता है चाइल्ड सेलेक्टर के जितने भी चाइल्ड्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लो। लेट सपोज कि आप एक और आपके पास सिलेक्टर होता है जिसके अंदर आप ये वाली साइन यूज़ करते हो, एंगल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन भी बोलते हैं, या राइट लेफ्ट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अभी अगर मैं कर देता हूँ पी बॉक्स के बाद मैंने ये लगा दिया साइन, तो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी भी वो पी को ही सेलेक्ट करेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में। अब अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं कि मैंने लिखा डिव, एक और बॉक्स, बॉक्स क्लास के अंदर डिव, और उसके अंदर मैंने लिखा पैराग्राफ 3 डाल दिया, तो आप देख रहे हो अब यहाँ कलर नज़र आ रहा है आप लोगों को। कोई दूसरा कलर रखते हैं, रेड कर लेते हैं, रेड शायद नज़र आ जाएगा। रेड आ रहा है नज़र, नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा है। तो इस सेलेक्टर का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट बॉक्स के अंदर है ना सिर्फ उन्हें सेलेक्ट करो, सही है। जैसे कि अभी अगर आप देखो ये बॉक्स क्लास जो मैंने दी हुई है वो इस डिफ को दी हुई है, और इस डिफ के डायरेक्ट चाइल्ड कौन से हैं, ये वाले हैं, तो सिर्फ इन्हें ही कलर मिल रहा है। जबकि ये वाला पी इसका ग्रैंड चाइल्ड है, क्यों, क्योंकि ये इसके चाइल्ड का फिर चाइल्ड है, ये हो गया ग्रैंड चाइल्ड इसका, ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया, और ये पेरेंट हो गया, और ये इसका चाइल्ड हो गया। तो इसके रिलेशन से ये इसका क्या बना, ग्रैंड चाइल्ड बना। तो वो ग्रैंड चाइल्ड को टारगेट नहीं करता बल्कि डायरेक्ट अपने चाइल्ड को टारगेट करता है। तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट इसके बॉक्स के अंदर पैराग्राफ है ना सिर्फ उन्हें ही स्टाइल करो, ठीक है। ये सिलेक्टर इस तरह से यूज़ होता है, समझ गए यहाँ तक। उसमें ये होता है कि सबको कर लेगा। अगर मैं ये साइन ना लगाऊं, अगर मैं ये साइन नहीं लगाता, अब सारे बिलो हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं सबको बिलो कर दो, लेकिन इसका क्या मतलब है, जो सिर्फ डायरेक्ट इस बॉक्स के चाइल्ड हैं सिर्फ उन्हें बिलो कर दो। ये फ़र्क होता है दोनों में। अच्छा, उसके बाद सिबलिंग सेलेक्टर्स होते हैं। सिबलिंग सेलेक्टर के जैसे एक ही चाइल्ड के, एक ही बॉक्स के अंदर उसका कोई दूसरा सिबलिंग है, जैसे कि हमारे पास इस डिफ के अंदर ही मैं एक H1 भी बना देता हूँ और उसमें हेलो लिख देता हूँ। तो ये हमारा H1 है और ये है हमारा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा डॉट बॉक्स है, सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्लस की साइन यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ कि जो डॉट बॉक्स के अंदर पी है, पी का कलर तो कर दो चेंज, और साथ के अंदर उसके बाद प्लस लगा के मैं H1 भी लिख सकता हूँ। तो अब क्या होगा अगर मैं कलर चेंज करूँ, ब्लू, अभी इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ इसको इस तरह से लिखना होगा। कैसे काम करता है, H1 के अंदर, H1 के साथ जो P है, तो हमने असल में ये डिव बना रखा है यहाँ पे, इसको मुझे हटाना होगा। H1 के अंदर P, H1 के साथ जो P होता है, सिबलिंग सेलेक्टर को कुछ इस तरह से लिखेंगे। H1 के साथ जो P है, अभी हमने इसको मल्टीपल टाइप कलर दिए हुए हैं हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास दो बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो इसके साथ जो आ रहा है ना डायरेक्ट, इसके साथ जो आ रहा है सिबलिंग, H1 के साथ जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो इसीलिए वो सिर्फ 1 को टारगेट कर रहा है। इसी तरह हमें अगर हम P को ऊपर लिख दें और उसके बाद P को पहले लिख दें, P प्लस H1, तो अब वो P के बाद जो फ़ौरन से H1 आएगा उसको टारगेट करेगा। सिबलिंग का मतलब होता है कि आपके साथ जो बिल्कुल बैठा हुआ है ना उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर दो।
तो इस केस में हमारे पास अभी पैराग्राफ है, पैराग्राफ के फ़ौरन बाद H1 आ रहा है, तो H1 हालांकि हम डायरेक्ट H1 नहीं लिख रहे हैं, जबकि हम लिख रहे हैं P के साथ जो H1 है उसको टारगेट करो, तो वो क्या कर रहा है, उसको टारगेट कर रहा है। और अगर इसी तरह से मेरे पास दो H1 होते तो वो फर्स्ट वाले को टारगेट नहीं कर रहा, सिर्फ वो किसको टारगेट कर रहा है, जो P के बाद फ़ौरन आ रहा है। तो ये इस तरह से प्लस ऑपरेटर काम करता है। और ये क्या करते हैं, जनरल सिबलिंग्स हैं, ये भी उसी की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि बोल रहा है ऑल पैराग्राफ के बाद जितने भी पैराग्राफ के बाद जितने भी H2 आएंगे वो सबको स्टाइल कर देगा। ठीक है, अभी अपने पास आप स्टाइल करके देख लेना, बाकी सारे ये है कि आपके पास यहाँ पे सिलेक्टर्स लिस्ट कर दिए मैंने। एलिमेंट होता है क्लास, आईडी, यूनिवर्सल, ग्रुपिंग, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते हैं। और ये डिफ के बाद जो आते हैं डिसेंडेंट बोलते हैं इनको, चाइल्ड सेलेक्टर भी बोल सकते हो आप, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। और एडजेसेंट मीन्स के जो फर्स्ट पी के फ़ौरन बाद H1 आएगा उसको टारगेट करेगा। सिबलिंग मतलब कि जो ऑल पी पैराग्राफ के बाद डायरेक्ट H2 आएंगे उनको टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ और मजीद सेलेक्टर्स जो कि आपको आगे चल के स्टाइलिंग में काम आएंगे। बाकी इसके अलावा हमारा मेन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं CSS के कलर्स और बैकग्राउंड्स के बारे में। ठीक है, तो कलर्स हमें पता है, कलर्स से हम अपनी वेबसाइट में कलर फिल करके कुछ अच्छा सा लुक दे सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को। तो अभी तक हम नॉर्मल यूज़ करते हुए आ रहे हैं, कलर के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिसके अंदर हम बेसिक उसका फॉर्मेट है जो यूज़ करते आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कलर नेम। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक कलर प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी के बाद डायरेक्ट उसको, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं अभी, हमने लिखा कलर, कलर के बाद हमने कलर का नेम बता दिया ब्राउन। मैं इसी तरह रेड बता सकता हूँ, येलो बता सकता हूँ, ग्रीन बता सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ, ये कलर के नेम से हम उसको टारगेट कर रहे हैं। बट समटाइम ऐसा होगा कि कोई ऐसा कलर आपको चाहिए होगा कि जिसका यहाँ नेम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कोई भी एक ऐसा कलर आपको डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट है, देखिए आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हो, अपने क्लाइंट वगैरह के लिए कहीं काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई आपको ऐसा कलर उन्होंने बताया कि जो HTML में उसका नेम है ही नहीं, तो आप उसको कैसे कॉल करोगे। तो इसीलिए हमारे पास कुछ और मज़ीद फॉर्मेट्स होते हैं कलर्स के, जिसको हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट में कलर फिल करते हैं, जिसके अंदर पहला होता है हमारा हेक्स, इसको बोलते हैं हेक्सा कोड्स। के बारे में अगर किसी को बताओ, हेक्सा कोड्स होते हैं बेसिकली जो कि कुछ इस तरह से आपके पास हैश लगा के आप उसके बाद आगे जो भी नंबर लिखोगे, अब ये नंबर कोई ना कोई कलर बन जाएगा। मोस्टली ये 6 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, देख रहे हो, हैश, हैश के बाद 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 नंबर बताने होते हैं। उन 6 नंबर का यूज़ करके वो एक कोई ना कोई कलर जनरेट कर रहा होता है। अब बेस होता क्या है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो ना, तो वो डिज़ाइन आपको जो भी कलर मिलेगा वेबसाइट का, कि आपने यही कलर यूज़ करने हैं, यही थीम यूज़ करनी है, तो वो आपको हेक्सा कोड्स में मिलेंगी। तो मैं या तो उनका नाम लिख सकता हूँ कलर का जो कि हम लिखते हुए आए, या फिर मैं इस कोड को भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं इस कोड को भी लिख सकता हूँ, तब भी मेरा, अब ये जो कोड है वो किसका कलर बन रहा है, रेड का कलर बन रहा है। तो इस कोड से क्या हो जाएगा, मेरा हेलो जो है वो रेड हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल कलर्स बना सकते हो। जैसे कि आप, इसका तरीका भी है कि आप उसकी कलर के ऊपर लेके जाओगे, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास कलर पिकर होता है, यहाँ से आप पहले, अभी ब्राउन से अगर आपको शिफ्ट करना है आप येलो पे आ जाओ। ठीक है, उसके बाद ऐसे सेलेक्ट करते जाओ, ये देख रहे हो यहाँ पे ऊपर की साइड कलर कोड भी दिखा रहा है ये D8 अब जैसे जैसे मैं चेंज करते जाऊँगा इनकी वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। तो ये क्या होता है, बेसिकली हेक्सा कोड्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर, कुछ ऐसे कलर जो कि कलर नेम के थ्रू नहीं पिक कर सकते आप। अब अगर मैं इस कलर की बात करूं जो मैंने अभी करंटली सेलेक्ट किया हुआ है, ये कलर आपको नेम नहीं मिलेगा कहीं भी, एग्जैक्ट यही वैल्यू नहीं मिलेगी, इससे सिमिलर कुछ मिल सकता है लेकिन आपको यही वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप इस तरह से कोई भी एक रैंडम कलर जनरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट थीम के लिए, या इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ऑनलाइन आपको ये कलर्स मिल जाते हैं। जैसे आप कलर पैलेट्स होते हैं कुछ कलर पैलेट्स, इसके अंदर हमारे पास एक कलर हंट वाली एक वेबसाइट है, इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स की थीम मिल जाएंगी। अब देख रहे हो जितने भी मैं कलर्स पे होवर कर रहा हूँ वो सब कलर्स आपको हेक्सा कोड्स में मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी कलर थीम अच्छी सी अपनी वेबसाइट के लिए पिक कर सकते हो और उसको अपनी वेबसाइट बनाते वक्त उसमें यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली जो 90% आप वेबसाइट्स बनाते वक्त कलर कोड यूज़ कर रहे होगे ना, वो हेक्सा कोड फॉर्मेट होगा। ठीक है, कलर के नेम बहुत कम यूज़ कर रहे होगे आप मोस्टली क्या यूज़ करोगे, हेक्सा कोड्स को यूज़ करोगे। अब जिस तरह से हमारे पास हेक्सा कोड्स होते हैं, उसी तरह एक आरजीबी का तो सबको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। 8 GB क्या होता है, बेसिकली
तीन कलर को मिल, अब जितने भी हमारे पास इस दुनिया में जितने भी कलर्स बन रहे हैं ना, कोई से भी कलर उठा के देख लो आप, उन तीनों कलर को कैसे बनाया जाता है, आरजीबी कलर को कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। आरजीबी कलर कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों कलर को मिक्स करके कोई ना कोई एक कलर जनरेट किया जा रहा होता है। अब उसमें होता क्या है कि किसी में रेड की वैल्यू बढ़ा दी, किसी में ग्रीन की वैल्यू बढ़ा दी, तो वो कोई दूसरा कलर होता है। जैसे कि अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, या बल्कि हम क्या करते हैं कि पहले अपनी HTML को थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो CSS। अब हमने एक बॉक्स क्लास दी हुई है, तो इसी को कॉल करके और इसका कुछ बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा बॉक्स, बॉक्स के अंदर बैकग्राउंड कलर। अब मुझे कलर 8 GB में देना है। वैसे तो मैं नेम भी दे सकता हूँ, या मैं कोई हैश कोड भी दे सकता हूँ, कोई भी रैंडम नंबर इसके साथ। ये कोई ना कोई मेरे को एक कलर बना के दे देगा अपनी मेरी CSS बॉक्स के लिए। नज़र नहीं आ रहा, बहुत लाइट कलर है। तो हमें यूज़ करना है RGB। मैं लिखूँगा RGB, तो मुझे बेसिक वो बाय डिफ़ॉल्ट तीन कलर दे देगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों को कलर को कंबाइन करके हमारा कोई ना कोई कलर बन रहा होता है। अब ये जो है ना, बैकग्राउंड में ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, इसको हम यूज़ करेंगे कलर्स प्रॉपर्टी के लिए। हम बोलेंगे जो बॉक्स के अंदर H1 है उसके अंदर आप कलर दो। अब इन वैल्यूज़ को ना हमें सेट करना होगा। अभी वो यहाँ पे ना मैक्सिमम 255 के ऊपर ये रेड बन जाता है। आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो ग्रीन से। अगर आपको, अब देख रहे हो, अगर मैंने रेड को थोड़ा सा कम किया तो उसने 3 वैल्यूज़ कम की। उसी तरह से ग्रीन में मैं थोड़ा सा कलर कम करूँगा तो वो 3 RGB वैल्यूज़ को कम करेगा मेरे लिए। तो RGB कलर्स जो है ना, तीन कलर को कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, जो आप यूज़ कर रहे होते हो अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर बनाते वक्त। दूसरी चीज़, अब इसको अपना इसके लिए भी आपको कलर फॉर्मेट मिल जाएंगे। जैसे कि आप कोई भी कलर यूज़ कर रहे हो ना, जैसे वो है, हमने उसी की एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने ये वेबसाइट उठाई है। लेट सपोज कि मैं ये कलर उठा रहा हूँ और मैं इस कलर को अपने कलर्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इस कोड को यूज़ किया, लेकिन अब इसको आपको इसका RGB वर्जन अगर देखना है कलर का, सबसे पहले तो ये कि बिना हैश के ये काम नहीं करता, तो आपने इसके साथ हैश लाजमी लगाना है। उसके बाद ये कलर आपकी वेबसाइट पे उसको टेक्स्ट को मिलेगा। अब आपको इसको अगर इसका RGB वर्जन देखना है ना, तो आप क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सारे वर्जन दिखा रहा है जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है ना। अब ये इसका RGB है, RGB वर्जन ये है। अब ये कितने, इसमें इन्होंने 140 सम, इसको यूनिट बोल लो, या 140 की जो क्वांटिटी है ना, वो इन्होंने रखी है रेड की, ठीक है। पहली वैल्यू है 140, ये रेड होता है। पहली वैल्यू क्या होती है, R से रेड, दूसरी वैल्यू G ग्रीन, तीसरी वैल्यू B ब्लू। तो इन तीनों की कुछ ना कुछ इन्होंने वैल्यूज़ रखी, जिन वैल्यूज़ को मिला के ये ब्लू कलर बना। जैसे कि इन्होंने रेड कलर 140 की उसमें डाला क्वांटिटी में, और ग्रीन कलर 228 की क्वांटिटी में डाला, और ब्लू कलर 255 की क्वांटिटी में डाला। तो इन्होंने तीनों कलर को एक एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के हिसाब से रखा, तो क्या हुआ, एक ब्लू कलर बन गया। अगर मैं इनमें से किसी की भी क्वांटिटी को कम ज़्यादा करता हूँ, मैं अगर इसको 140 की जगह 200 करता हूँ, तो ये ब्लू से गिरे हो जाएगा। अब ये ब्लू से गिरे कलर हो जाएगा। तो क्वांटिटी में क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो, इस यहाँ से आप RGB कलर को सेट करके कोई भी एक नया कलर बना सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है, मोस्टली तो आपको कलर दिए जाते हैं बनाते वक्त। RGBA भी होता है एक। RGBA क्या होता है, कलर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा? अभी नज़र आ रहा है? तो RGBA में क्या होता है, अगर मैं इसके बाद यहीं पे कोमा लगा के एक और वैल्यू दे दूंगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये देख रहे हो, उसने ब्लू कलर को थोड़ा सा लाइट कर दिया। ये वैल्यू इसकी ट्रांसपेरेंसी को हैंडल करती है। अभी वो डार्क कलर है, लेकिन अगर मैं कोमा लगा के इसको कोई कलर दे दूंगा तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा सा लाइट कर देगा। तो ये क्या होता है, RGBA के अंदर, लास्ट के अंदर ये जो हमारा होता है, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है बेसिकली।
ये आप कब यूज़ कर रहे होगे, जब आप किसी कलर के ऊपर, किसी बॉक्स जिसके अंदर आपने कलर फिल किया हुआ है और उसके ऊपर कोई आप एक टेक्स्ट को लिख रहे होगे, उस वक्त आप ये यूज़ कर रहे होगे। बाकी इसका यूसेज आगे आएगा तो देखेंगे। अब जिस तरह से RGB होता है उसी तरह से HSL होता है। इसके अंदर ये 3 कलर मिलाए जाते हैं और इन तीनों कलर को मिला के कोई ना कोई एक कलर जनरेट हो रहा होता है जो कि आप यूज़ कर रहे होते हो। तो ये भी एक फॉर्मेट है, यूज़र होता है। इसी तरह से बहुत सारे और मज़ीद फॉर्मेट्स हैं, ये कलर फॉर्मेट्स कहलाते हैं। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो हेक्सा कोड्स यूज़ करेंगे या फिर कलर नेम यूज़ करेंगे। तो बाकी कलर अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होता, आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ करो। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो RGB ही है और हेक्सा कोड्स हैं, तो यही यूज़ किए जाते हैं बाकी जगह भी। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स लगाई हुई हैं। कलर नेम को आप कुछ इस तरह नेम्स देके देते हो, हेक्सा कोड्स में आप हेक्स देते हो। हेक्सा कोड का शॉर्ट फॉर्म भी होता है जिसके अंदर आप 3 वैल्यूज़ बताते हो, तो तब भी वो उसी तरह से चलता है। RGB मैंने बताया रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन होता है जिनको मिलाकर आप कोई ना कोई एक कलर बना रहे होते हो। अगर आपको उसी कलर में ट्रांसपेरेंसी डालनी है तो आप तीसरी के बाद चौथी वैल्यू ऐड कर दो, RGB A कर दो यहाँ से, तो वो उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा A के बाद। HSL मैंने बता दिया। ठीक है, इसी तरह से ये भी एक होता है। तो यहाँ पे क्विक समरी है, इसको आप देख के अपने पास यूज़ करना। वैसे नेक्स्ट असाइनमेंट में अलग अलग जो है ना हम कलर को यूज़ करके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बैकग्राउंड्स। CSS के अंदर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखी है कि अगर किसी चीज़ को हमने बैकग्राउंड देना है तो कैसे हो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी आप बैकग्राउंड देते हो, कभी आप इमेज देते हो, ठीक है, बैकग्राउंड में, और कभी आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड देते हो। ग्रेडियंट्स का मतलब होता है कि 2 या 3 कलर मिले हुए होते हैं उसके अंदर, इस तरह से कोई बैकग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, 2-3 कलर का मिक्सअप होता है, ये इसको भी ग्रेडियंट्स बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कलर का हमें पता है, सिंपल बैकग्राउंड कलर लिखा और कोई भी एक कलर दे दिया तो वो उसको किसी भी बॉक्स को बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब इमेज देने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है URL। सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का नाम होता है बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद कोलन लगा के हम देते हैं URL। URL एक फंक्शन है जो कि अंदर अपने इमेज का नाम लेता है, जो पाथ लेता है। ठीक है, जो भी आप इमेज लगाना चाह रहे हो उसको आपने वहाँ पे एक पाथ उसको देना होता है। जिस तरह से हम HTML में लिख रहे थे इमेज का यूज़ करके, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर देख लेते हैं। अभी अगर मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, HTML में IMG लिखूंगा। मैं कोई इमेज लेके आता हूँ पहले, कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं, कुकीज़ की ले लेते हैं, कुकीज़ आ रहे हैं। तो अब मैं इसका एब्सोल्यूट URL यूज़ कर लेता हूँ जल्दी के लिए। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, अभी मुझे एक इमेज लगानी है तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक इमेज टैग लगाऊंगा और उसमें ये पाथ दे दूंगा, तो ये मेरी इमेज आ गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको इमेज के ऊपर टेक्स्ट को रखना होता है ना, ऐसा बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं जिसके ऊपर आपका टेक्स्ट आ रहा होता है, जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में भी होगा। अब जैसे ये है, अब पीछे एक इमेज लगी हुई है लेकिन इमेज के ऊपर ये प्रोजेक्ट का नेम लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर मैं आपको दिखाऊं, अब ये पीछे देख रहे हो इमेज है और इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये सारा टेक्स्ट इमेज के ऊपर है। तो बेसिकली वो जो इमेज लगी हुई है पीछे, वो इमेज टेक्स्ट से नहीं लगी हुई, क्योंकि अगर मैं इमेज टेक्स्ट से लिखूंगा तो वो अपने आप में एक स्पेस लेगी। वो लगी हुई है इमेज बैकग्राउंड पे। अब बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाते हैं वही हम देख रहे हैं कि अभी यही कुकीज़ वाली इमेज हमें बैकग्राउंड में चाहिए, तो हम यहाँ से इसको हटाएंगे। ठीक है, ये इमेज हमने CSS के थ्रू लगानी होती है। अगर हमें किसी बॉक्स को बैकग्राउंड में इमेज देना है तो हम कैसे लगाएंगे, CSS के थ्रू लगाएंगे। पहले क्या करते हैं, बॉक्स को ऊपर कॉल करते हैं। मैंने लिखा डॉट बॉक्स और उसके अंदर विड्थ रखी 400 पिक्सल, हाइट भी रखी उसकी 400 पिक्सल की, तो ये 4x4 का मुझे एक बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज और उसमें मैं URL लिख के सिंपल से इस पाथ को दे दूंगा। अब ये पाथ आपका रिलेटिव होना चाहिए,
अभी मैंने एब्सोल्यूट जल्दी के लिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे डाउनलोड नहीं करनी। तो अब अगर आप देखो तो वो ये टेक्स्ट जो है ना उस इमेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये कुछ बड़ी इमेज है, लेकिन ये कि हमारा जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर आ रहा है। ये कुकीज़ के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको यही भी कर सकता हूँ कि पेडिंग दे सकता हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट सेंटर में हो गया थोड़ा सा। अब ये कि इसके ऊपर आ रहा है। अब इसके ऊपर बैकग्राउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो खैर इमेज हो गई। अब ये बहुत बड़ी इमेज है, वरना क्या होता है कि अक्सर जो ना मैं को छोटी इमेज लेके आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। क्या कर सकते हैं? छोटी कर सकते हैं फिर तो राइट, लेकिन अभी हम बैकग्राउंड में लगा रहे हैं ना, उसके लिए साइज़ प्रॉपर्टी होती है वैसे हमारे पास। लेकिन मैं आपको पहले कुछ और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। कोई छोटी इमेज हो, इसको यूज़ करके देखते हैं। खैर अभी ये क्या, ये जो है ना बड़ी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है अगर इसका साइज़ हैंडल करना है तो बैकग्राउंड साइज़ एक प्रॉपर्टी होती है। वैसे वो नीचे आती है, बट ये कि मैं बता देता हूँ आपको। 100 पिक्सल का अगर हम बैकग्राउंड साइज़ रख लें, अब वो इमेज छोटी हो गई, लेकिन क्या हुआ इशू, रिपीट हो रही है इमेज, ठीक है। तो यही मैं चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि अगर आप कोई भी इमेज डायरेक्टली लेके आओगे तो वो रिपीटिव होती है। उसका जो बिहेवियर होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, रिपीट होने वाला होता है। हमारे नोट्स कहाँ गए, ये रहे। बैकग्राउंड इमेज से आप लगाते हो तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रिपीट। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, रिपीट ही होती है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को पास करके लिख सकते हो बैकग्राउंड रिपीट। जब आप बैकग्राउंड रिपीट लिखोगे ना तो वो उसकी सारी वैल्यूज़ दिखा देगा कि भाई नो रिपीट का क्या मतलब है, रिपीट ना हो। रिपीट का मतलब रिपीट हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रही है। रिपीट एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होनी चाहिए। रिपीट वाई सिर्फ वर्टिकली रिपीट हो। राउंड, अब ये सारी इमेजें ये हैं, इसकी वैल्यूज़ हैं। लेकिन क्या है कि नो रिपीट अगर आप कर दोगे तो आपकी इमेज रिपीट होना बंद हो जाएगी। लेकिन हमने साइज़ बहुत छोटा कर दिया, इसीलिए ये बॉक्स से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो साइज़ इसका इसके हिसाब से रखना होता है। तो रिपीट से क्या होता है कि आपकी इमेज रिपीट को कंट्रोल कर सकते हो आप। उसी तरह से बैकग्राउंड साइज़ हमने देखा कि बैकग्राउंड साइज़ लिख के आप कोई भी एक बैकग्राउंड साइज़ भी बता सकते हो, ठीक है। अब बैकग्राउंड साइज़ के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑटो, कंटेंट और कवर। ऑटो से क्या होगा कि जो भी इमेज का ओरिजिनल साइज़ होगा ना वो आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑटो, तो क्या होगा कि जो भी उसका ओरिजिनल साइज़ है वो अपने पहले वाले साइज़ में आ गई, ठीक है। लेकिन ऑटो के साथ साथ हमारे पास कंटेन होता है। कंटेन क्या करता है, मैंने कहा कंटेन। अब ये बॉक्स, जो भी बॉक्स है ना, इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा इससे, लेकिन इसका काम क्या होता है कि इमेज उस बॉक्स के अंदर फिट हो जाती है, ओवरलैप नहीं होती। अगर मैं आपको इसी को बैकग्राउंड कलर भी देके दिखाऊं, जो कि नज़र नहीं आएगा बट ये कि, और अगर हम यहाँ से इसको हटा दें कंटेंट को, देख रहे हो अभी ये बैकग्राउंड के अंदर तो है लेकिन बैकग्राउंड ने ज़्यादा स्पेस ली हुई है। और अगर मैं एक कंटेंट लगा देता हूँ तो कुछ कुछ कंटेंट उसी की तरह काम करेगा, क्योंकि अगेन इमेज बहुत बड़ी है, इमेज को उसके हिसाब से सेट करना होता है आपने। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो है कवर। बैकग्राउंड कवर से क्या होता है कि जो भी आपका बॉक्स होता है ना वो उसको कवर कर लेता है। अभी हमने इस बॉक्स को जो है 400 समथिंग की हाइट दी हुई है, और ये मैंने इतना जूम किया हुआ है, ये मैंने 200 पे सेट किया हुआ है। तो इसको मुझे यहाँ से 100 करना है पहले। अभी अगर मैं बैकग्राउंड साइज़ हटा देता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, वो जूम किया हुआ था। तो कंटेंट क्या करता है, कंटेंट से आपकी इमेज जो है ना बॉक्स की वर्टिकली तो कवर हो जाएगी, लेकिन हमने उसकी हाइट रखी हुई है 400 बाय 400। तो इसकी जो विड्थ बन रही है वो 400 पिक्सल की बन रही है, और जो हाइट बन रही है वो भी 400 पिक्सल की बन रही है। लेकिन जब मैंने बैकग्राउंड इमेज को कवर किया, कंटेंट किया, तो कंटेंट से क्या होगा कि वो जितनी आगे जा सकती थी उसने जाके अपनी स्पेस कवर कर ली, लेकिन वो बॉक्स के जितनी नहीं हो सकी, क्योंकि बॉक्स की हाइट
इमेज की हाइट से ज़्यादा हो गई। इसी तरह से अगर हम कवर कर देंगे तो कवर से पूरा बॉक्स वो कवर कर लेगी। जो भी आपके बॉक्स की हाइट और विड्थ है ना वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि पिक्सल ड्रॉप्स हो जाते हैं, आपके कवर तो हो जाती है बट पिक्सल ड्रॉप्स हो जाते हैं, तो क्वालिटी आपको इमेज की अच्छी लेनी होगी जब भी आप यूज़ करोगे। ये तो हम डायरेक्ट लेकर आए रेंडम, इसीलिए वो थोड़ी ब्लरी इमेज हो रही है। अब ये देख रहे हो ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया। तो इस तरह से जिसे यहाँ पे हमने किया हुआ है ना, ये सेम इसी तरह से आप अपने पास भी कर सकते हो, बैकग्राउंड में भी इस इमेज को लगा सकते हो। ये मैंने बॉक्स में लगाई हुई थी इमेज, इसलिए ये मुझे बॉक्स में नज़र आ रही थी। इसी चीज़ को मैं उठा के बैकग्राउंड में ले आता हूँ। बैकग्राउंड में लगाने के लिए क्या कर सकते हो आप, कैसे लगाएंगे? हाँ, बॉडी के बैकग्राउंड में लगाएंगे। HTML में जो बॉडी टैग है उसको भी आप कॉल कर सकते हो डायरेक्ट, और उसके बैकग्राउंड में इमेज दे सकते हो। तो आपकी जो वेबसाइट है, ये नहीं थी, इसको बंद करते हैं, ये वेबसाइट है। अब ये पूरी आपकी बॉडी में लग गई, ये जो इमेज है वो आपकी बॉडी के अंदर लग गई। अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसको रिपीट और कवर दिया हुआ था, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देख रहे हो कुछ इस तरह से रिपीट भी हो रही है और कवर भी नहीं है। और मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ ताकि मुझे एक ही इमेज चाहिए पूरे बैकग्राउंड के अंदर अपने। तो कुछ ऐसे मैं इसको नो रिपीट करूँगा। नो रिपीट करने के बाद अभी क्योंकि मैंने कवर नहीं किया हुआ, तो इमेज का जो भी साइज़ होगा ना, जो भी इमेज का साइज़ होगा वो अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होगी। लेकिन मुझे अगर पूरे 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 के बॉडी के अंदर फिल करना है तो मैं बैकग्राउंड साइज़ कवर करूँगा, तो उससे वो पूरी जितनी भी मेरी वेबसाइट का व्यू पोर्ट है उसके अंदर कवर हो जाएगी। वही सेम चीज़ है इसके अंदर भी। दूसरी चीज़ इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, पोजीशंस। पोजीशन से आप उनकी पोजीशंस को हैंडल कर सकते हो कि आपको जो बैकग्राउंड दिखाना है वो सेंटर में दिखाना है या कैसे दिखाना है। इसको करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे ही बैकग्राउंड पोजीशन लिख सकता हूँ, और अब पोजीशन के अंदर मुझे सेंटर राइट कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर मैंने राइट कर दिया, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, अभी आप क्योंकि हमने कवर किया हुआ है, कवर को हमें हटाना होगा। ये कब यूज़ करते हैं हम, जब हम कवर नहीं करनी होती है हमें, जब हम उसकी पोजीशंस वगैरह को सेट कर रहे होते हैं। देख रहे हो ये है बैकग्राउंड में ही, लेकिन अगर हम एक बैकग्राउंड पोजीशन राइट दे रहे हैं तो वो राइट पे जा रही है, उसी तरह अगर हम उसको लेफ़्ट दे रहे हैं तो वो लेफ़्ट पे जा रही है। लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अब बॉडी जो है ना वो पूरी रेड है, ये पूरी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है। ये इसकी हाइट है, ये इसकी विड्थ है। लेकिन इमेज कैसे हैंडल हो रही है, अगर मैं इसको राइट दे रहा हूँ राइट पे सेट हो रही है, मैं लेफ़्ट दे रहा हूँ लेफ़्ट पे सेट हो रही है। अगर मुझे सेंटर में सेट करना है मैं सेंटर दूंगा, सेंटर में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इमेज, हम इमेज को सेट कर रहे हैं। तो वैसे मोस्टली होता ये है कि आप कवर के साथ करोगे, बैकग्राउंड कवर करोगे, वो कवर हो जाएगी और आपकी इमेज सेंटर लगाओगे, ताकि जो इमेज का सेंटर वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो हमेशा आपको सेंटर में आपके सामने नज़र आए। ठीक है, तो पोजीशन से आप उसकी पोजीशंस को हैंडल कर सकते हो, राइट, टॉप, बॉटम, सेंटर, या पिक्सल में भी वैल्यूज़ दे सकते हो अगर आपको पिक्सल के हिसाब से सेट करना है। अब आपको स्क्रॉलेबल बनाना है अपने बैकग्राउंड को, उसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट होता है जिसके अंदर हम फिक्स्ड, लोकल या स्क्रॉल यूज़ करते हैं। अब ये कब नज़र आएगा हमें, जब हमारे पास हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा कि स्क्रॉल देखना है हमें। ठीक है, अभी ये स्क्रॉल आ रहा है, लेकिन अगर आप देखो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख लिया, इसको मैं 400 करता हूँ। अगर काम करते हैं, इस बॉक्स से बाहर निकालते हैं इसको, और इसको पैराग्राफ में भी नहीं रखा हमने, इसलिए उसका फ़ॉन्ट साइज़ सही नहीं हो रहा। हम लिखते हैं इस डिव से बाहर निकाल के, यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं, उसमें लिखते हैं पैराग्राफ लोरेम 400 300। ठीक है, 300 के अलावा लोरेम थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, तो ये स्क्रॉल है। लेकिन अभी अगर मैं बॉडी के साथ अब अटैचमेंट को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। किसी को फ़र्क नज़र आ रहा है? स्क्रॉल तो हो रही है, लेकिन अगर मैं फिक्स को हटा देता हूँ, अब देखो इमेज भी स्क्रॉल हो रहा हमारा।
ठीक है, इमेज को देखो, इमेज हिल रहा है, टेक्स्ट को छोड़ो, कुकी जो है ना ऊपर नीचे जा रहा है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दूंगा तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ टेक्स्ट हिल रहा है, इमेज नहीं हिल रहा। तो एक तरह का पैरेलल इफेक्ट देता है ये हमें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है उसके अंदर, वेबसाइट्स के अंदर। आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड को अटैच कर सकते हो कि आप फिक्स्ड हो जाओ, हिलो नहीं। तो आपका जो बैकग्राउंड में जो भी प्रॉपर्टी इमेज लगी हुई होगी वो आपकी हिलेगी नहीं, स्क्रॉल के टाइम पे सिर्फ आपका कंटेंट हिलेगा। अब ये सिर्फ कंटेंट ऊपर नीचे जा रहा है, ना कि आपकी इमेज जा रही है, तो आपकी इमेज एक जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, और इसकी के साथ साथ इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। अब स्क्रॉल क्या करता है, बैकग्राउंड को स्क्रॉल कर देता है, मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्क्रॉल ही होता है। अटैच क्या करता है कि फिक्स क्या करता है कि उसको फिक्स कर देता है पैरेलल इफेक्ट के लिए, जो कि हमने अभी यूज़ किया। अगर आप स्क्रॉल लगाओगे तो वो स्क्रॉल वही नॉर्मल वाला स्क्रॉल दिखाएगा आपको। और स्क्रॉल विथ एलिमेंट, अब ये एलिमेंट के साथ स्क्रॉल होगी, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो मोस्टली आप फिक्स ही यूज़ कर रहे होगे। अब इन सब का शॉर्ट हैंड भी होता है। आप इस तरह से 6 या 7 प्रॉपर्टी यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप इसका शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं इसको कमेंट करके यहाँ लिखता हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिखना होगा आपको, बैकग्राउंड इमेज नहीं लिखोगे आप, क्योंकि अब आप शॉर्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, तो आप बैकग्राउंड लिखोगे सिर्फ, ये याद रखना बस। आपने लिखा बैकग्राउंड, यूआरएल, यूआरएल में हमारा यूआरएल आ जाएगा, जो भी यूआरएल होगा। उसके बाद ब्रेसिस से बाहर आके कॉलन से पहले आप लिखोगे नो रिपीट सेंटर, सेंटर कवर, कुछ इस तरह से। अब हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में सबसे पहले आपने यूआरएल दिया, तो आपकी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी कॉल हो गई। आपने लिखा बैकग्राउंड नो रिपीट, इट मीन्स के बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू यहाँ आ गई। बैकग्राउंड साइज यहाँ आ गया, सेंटर पोजीशन सेंटर में आ गई। और अटैचमेंट हमने कवर कर दी, सॉरी सेंटर, सेंटर कवर से ये पोजीशन कवर हो गई और साइज़ कवर हो गया। इस अटैचमेंट को आपसे अलग अलग से लिखना होगा आपको, ये शॉर्ट हैंड में नहीं होता। तो शॉर्ट हैंड कुछ किस तरह से काम करता है कि आप बैकग्राउंड में ही सबसे पहले कलर दे सकते हो। बैकग्राउंड लिख के आप पहले दो कलर, कलर के बाद आप यूआरएल लगा के इमेज दोगे, इमेज के बाद आप कितनी बार उसको रिपीट करना है या रिपीट नहीं करना वो बताओगे। पोजीशन और साइज़ आप एक साथ ऐसे स्लैश के साथ बता सकते हो कि पोजीशन उसकी सेंटर होने वाली है और उसका साइज़ कवर होने वाला है। और लास्ट में आप अटैच अटैच दे सकते हो, सॉरी दे सकते हो आप अटैच भी। तो कुछ आप इस तरह से कर सकते हो। आप इसको यहाँ से, यहाँ ऐसे लिखोगे और यहाँ पे आप कलर भी बता सकते हो। अभी हमने ऊपर कलर अलग से बताया हुआ है, तो हमें ये लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं हम कलर यहाँ दे सकते हैं यूआरएल से पहले। ठीक है, तो ये भी आपका सेम सिमिलर उसी तरह से काम करेगा जो कि ऊपर की 5-6 लाइनें काम कर रही थी। तो मोस्टली हम शॉर्ट चीज़ें ही यूज़ कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये वही एग्जैक्ट वही चीज़ काम कर रही है। अब रेड कलर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसको कवर किया हुआ है, तो पूरी इमेज ने बैकग्राउंड को कवर कर रखा है, तो आपको रेड कलर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सही है, आगे चलें। उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट्स आ जाते हैं बैकग्राउंड्स में ही या कलर्स से रिलेटेड में ही। तो ग्रेडियंट्स कैसे बनाते हैं हम, उसके लिए भी एक और फंक्शन होता है। जैसे इमेज के लिए फंक्शन होता है यूआरएल। ये फंक्शंस क्या होता है, बेसिकली फंक्शन हम आगे चल के जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शन एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो कि एग्जीक्यूट होते वक्त आपको कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। बनाना कैसे है वो सब चीज़ें बाद में सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट में बनते हैं, सीएसएस का काम नहीं है। तो फंक्शंस क्या होते हैं कि सॉरी ग्रेडियंट्स कलर अगर आपको देने हैं तो वो कैसे दोगे आप फंक्शन लिखोगे लीनियर ग्रेडियंट। अब इसके अंदर आप मल्टीपल कलर पास कर सकते हो, जैसे कि डायरेक्शन के साथ भी पास कर सकते हो, बिना डायरेक्शन के साथ भी पास कर सकते हो। अभी बॉडी के अंदर ही जो हमने एक डिव बनाया था, ये हमने एक डिव बनाया था बॉक्स का। अब हमें इस बॉक्स को कॉल करना है, बल्कि हमने नीचे कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो हमने उसको बैकग्राउंड कलर रेड दिया हुआ था, तो ये हमारे बॉडी पे बैकग्राउंड कलर रेड नज़र आ रहा है हमें। लेकिन हमें इसको ग्रेडियंट बनाना है, तो ग्रेडियंट बनाने के लिए भी आप पूरा बैकग्राउंड कलर नहीं लिखोगे, सिर्फ बैकग्राउंड लिखोगे। अगर बैकग्राउंड कलर लिखोगे लीनियर ग्रेडियंट नज़र नहीं आएगा, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ बैकग्राउंड लिखोगे, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड। और कलर डायरेक्ट देने की जगह आप लिखोगे लीनियर ग्रेडियंट और इंटर। अभी आपका फंक्शन बन गया, यहाँ पे आप 2 कलर दे सकते हो, रेड ग्रीन। तो ये आपको दिख रहा है, कुछ बिलर हल्का लाइट नज़र आ रहा होगा, बट ये 2 कलर नज़र आ रहे हैं, रेड और ग्रीन। ग्रीन की जगह मैं कोई दूसरा कलर यूज़ करके देखता हूँ। अब नज़र आ रहा है येलो।
तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा कलर को यूज़ कर सकते हो। अभी मैं एक एक कलर की जगह दो कलर यूज़ कर रहा हूँ, और इनकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हो। पोजीशन सेट करने के लिए ना, आपको जब आप कलर लिख रहे होते हो तो आपको बताना होता है कि वो कलर आएगा बॉक्स में तो किस साइड से आएगा। अगर मैं उसको लिखूँ टू राइट, तो मेरा कलर कहाँ से ग्रेडियंट स्टार्ट होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं अभी जो मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, कोमा लगाना होता है बेसिकली इसके अंदर कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये फंक्शन है। अब आप इसके अंदर पहली वैल्यू जो लिखोगे ना, वो लिखोगे टू राइट कोमा, और उसके बाद अपने दोनों कलर बताओगे। तो अब देख रहे हो मेरा कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि ऊपर से। पहले कैसे स्टार्ट हो रहा था, डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है इसकी, बेसिकली ये डायरेक्शन के लिए होता है, टॉप से होता है डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप इसको बता दोगे कि टॉप से ना हो, राइट से साइड हो, तो वो राइट से आपका ग्रेडियंट कलर होना स्टार्ट होगा। मीन्स के जो आपका पहला कलर है वो राइट साइड पे आएगा, और दूसरा कलर आपका लेफ्ट साइड पर आएगा। सॉरी, पहला कलर लेफ्ट साइड पर आएगा और दूसरा कलर राइट साइड पे आएगा, क्योंकि हम उसको डायरेक्शन बता रहे हैं कि राइट साइड पे जाओ। टू राइट का मतलब राइट साइड पे जाओ, तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा होगा। अगर हम इसको टू लेफ्ट कर देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। सेम इस तरह से टू बॉटम भी कर सकते हैं, तो वो बॉटम से स्टार्ट होगा। करके देखते हैं, अगर हम पहले इसको लेफ्ट कर दें तो अब हमारा रेड कलर, हाँ इसमें कुछ होता है लिमिट्स, देखते हैं कि कितने कलर पास कर सकते हैं। करके देखते हैं, येलो के बाद ग्रीन, लेकिन वो ज़्यादा कलर करोगे गोला घंटा टाइप शेप बन जाएगी। मीन्स के मोस्टली जो ग्रेडियंट बन रहे होते हैं वो दो कलर्स के अच्छे बन रहे होते हैं। तीन कलर भी आ सकते हैं, तीन कलर दोगे तो तीन कलर आ रहे हैं। अब तीसरा कलर आखिरी में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसकी डायरेक्शन जो है ना लेफ़्ट दी हुई है, सही है। राइट दे दूंगा तो अब वो प्रॉपर पहले रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन दिखाएगा। उसी तरह से मैं बॉटम कर सकता हूँ, तो अब वो बॉटम से स्टार्ट होगा, मतलब बॉटम पे ख़त्म होगा। अब मेरा पहले पहले वाला रेड हो गया, दूसरा वाला येलो हो गया, और तीसरा हमारा ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप उसकी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन जो हम बताते हैं ना, फंक्शन का स्ट्रक्चर समझो। सबसे पहले हमने लीनियर ग्रेडियंट लिखा, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में पहली वैल्यू जो लिखोगे ना, अब वो उसकी डायरेक्शन लिखोगे। अब वो टू बॉटम, टू लेफ्ट, टू राइट हो सकती है, उसके बाद कोमा, फिर आप कलर का नाम लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपने फंक्शन को पूरा कर रहे होते हो। डिग्री भी बता सकते हो कि कितनी डिग्री तक कैसे होगा। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे टू लाइट वगैरह लिखो, आप इसको 45 डिग्री बना दोगे तो ये कुछ रेडिकल टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डिग्रीज बता सकते हो, 45 की जगह 90 डिग्री भी बोल सकते हो। 90 डिग्री वैसे नॉर्मल होता है सीधा, तो वो इतना फ़र्क नहीं आएगा। 180 डिग्री होता है हमारे पास, 180 डिग्री हमारा पूरा घूम जाता है। तो ये चीज़ हमें कोई ऐसी डिग्री पे पता चलेगी जहाँ पे हमें कुछ अलग से देखना है। रेडिकल हो गया, अगर मैं 45 को थोड़ा सा बढ़ाऊँ, 55 करूँ, तो वो थोड़ा सा और मूव हो जाएगा। तो डिग्रीज़ का आपको पता होगा, पूरा जो सर्किल होता है वो 360 का होता है। अगर आप 360 का हाफ लिखोगे तो वो उसका अपोजिट दिखाएगा, क्वार्टर लिखोगे तो वो उसका मजीद हाफ पार्ट दिखाएगा। इस तरह से डिग्री काम करती है। अपने पास ट्राई करना डिफरेंट टाइप की डिग्रीज़ को देके। अच्छा, अब जैसे ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट्स में भी कुछ टाइप होती हैं। एक होता है लीनियर ग्रेडियंट, जो कि हमने यूज़ करके देखा। दूसरा होता है रेडियल ग्रेडियंट। अब ये रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। रेडियल ग्रेडियंट का भी वही होता है कुछ टाइप का। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करके यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब मैंने लीनियर ग्रेडियंट की जगह रेडियल ग्रेडियंट लिखा, और पहले मैं लिखा सर्किल, और उसके बाद ये बताया, तो मेरा कुछ सर्किल टाइप की शेप बन रही है। तो रेडिकल क्या होता है बेसिकली, रेडिकल ग्रेडियंट क्या होता है कि लीनियर में तो आप उसको स्मूथ, जो उसकी फ्लो है ना, वो या तो ऐसे बता रहे होते हो, ऐसे बता रहे होते हो, मीन्स के हॉरिजॉन्टली फ्लो बता रहे होते हो, या वर्टिकली, या उसको इस तरह से डायगोनल फॉर्म के अंदर उसको बता रहे होते हो। लेकिन जो रेडिकल होता है वो आपको सर्किल टाइप की शेप्स बना के देता है, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है ब्राउज़र के ऊपर। तो कुछ सर्किल टाइप के तीनों कलर आ रहे हैं। अभी अगर इसमें अंदर मैं चौथा कलर भी ऐड कर दूं, ग्रीन की जगह ब्लू भी ऐड कर दूं, तो जितने कलर ऐड करते जाओगे वो आपका एक जो है ना, सबको कलर को वन बाय वन करके रेडिकल फॉर्म में दिखा रहा होगा। अच्छा, इसकी दूसरी जो टाइप होती है, एक तो होती है रेडिकल, दूसरी टाइप होती है इलिप्स। इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। अब हम सर्किल की जगह इलिप्स लगा देते हैं, तो इतना फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि वो दोनों बनेंगे सर्किल जैसे ही। दोनों में क्या फ़र्क है देखते हैं। इसको हम रखते हैं कुछ ऐसे।
सर्किल की जगह हम लगाते हैं इलिप्स। हाँ, इतना फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही होते हैं। अब वो मोस्टली आप या तो सर्किल यूज़ करोगे या इलिप्स यूज़ करोगे। तो सर्किल और इलिप्स दोनों लगा के देख लेना। अब जिस तरह से रेडियल ग्रेडियंट होता है, जिस तरह से लीनियर ग्रेडियंट होता है, उसी तरह से कॉनिक ग्रेडियंट भी होता है। ये भी यूज़ करके देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो इसको हम करते हैं कमेंट और हम अपना कॉनिक वाला लगा के देखते हैं। तो कॉनिक कुछ इस तरह से, उसकी थोड़ी कॉनिक टाइप की शेप होती है। बीच के अंदर एक कहीं ना कहीं पॉइंट आ रहा है, उसके बाद वो कलर को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अब ये तीनों की ना अलग अलग होती हैं। तो ये चीज़ आप यूज़ करोगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपके डिज़ाइन में किस टाइप का ग्रेडियंट कलर होना चाहिए। मोस्टली तो आपको डिज़ाइन दिया जाता है, उसके अंदर ही आपका ग्रेडियंट लगा हुआ होता है, फिर आपको नंबर्स को ऊपर नीचे करके सेट करना होता है ग्रेडियंट का। ठीक है, उसी की तरह हमारे पास ग्रेडियंट में और भी चीज़ें होती हैं। लेट सपोज के ग्रेडियंट फ्रॉम भी होता है एक, एंड टू CSS। इस वेबसाइट का यूज़ करके बना सकते हो आप, ठीक है, ग्रेडियंट कलर्स अपने। यहाँ पे लीनियर का भी ऑप्शन है, इसका रेडियल का भी ऑप्शन है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल कलर्स लगा के चेक कर सकते हो कि मेरा ग्रेडियंट कलर कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी इन्होंने 3 कलर लिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप कोई भी एक कलर हटा सकते हो, कोई भी एक नया कलर ऐड कर सकते हो, यहाँ से पिक भी कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को। आप कोई भी अच्छा सा कलर बना के अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो। अब लीनियर ग्रेडियंट में देख रहे हो इन्होंने डिग्री बताई हुई है और इन्होंने RGB कलर यूज़ किए हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लीनियर के अंदर कलर नेम ही यूज़ करोगे, आप हेक्सा कोड भी यूज़ कर सकते हो या आप RGB कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अच्छा, उसी के साथ साथ और क्या है हमारे पास, अब ये क्विक समरी है। हर कलर को अलग अलग ग्रेडियंट दे दें, डिग्री दे दें, हाँ डिग्री भी दे सकते हो आप। लेकिन डिग्री एक साथ ही काम करेगी ना। डिग्री कैसे होती है कि पहली वैल्यू डिग्री दे रहे हो आप, फिर उसके बाद आप बता रहे हो कि इस डिग्री के हिसाब से आपके कलर्स बने। जैसे मैंने यहाँ पे 55 डिग्री लिखा और उसके बाद मैंने तीनों कलर लिखे, तो वो 55 के एंगल के अंदर मेरे कलर को सेट कर रहा होगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक्सप्लोर करना कि कैसे हम फ्रॉम टू वगैरह दे सकते हैं। जैसे कि जैसे टू फ्रॉम होता है ना, उसी तरह जिस तरह टू होता है ना, उसी तरह फ्रॉम भी होता है। मैंने लिखा बैकग्राउंड ग्रेडियंट, मैंने लिखा लीनियर ग्रेडियंट, और मैंने लिखा टू बॉटम रेड फ्रॉम टू फ्रॉम राइट। मैंने शायद उल्टा लिखा है, फ्रॉम पहले आएगा और उसके बाद मैंने लिखा येलो। तो अगर आप वैल्यू गलत लिखोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। ये फ्रॉम जो है ना, चलो इसको देखना अपने पास, ट्राई करना कैसे काम करता है ये फ्रॉम बॉटम टू राइट। ये नोट्स में नहीं है असल में, बट ये कि फ्रॉम भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो यूज़ करके देखेंगे हम कि किस तरह से यूज़ होती है। फिलहाल के लिए इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को याद रखो। कॉनिक टाइप के ग्रेडियंट होते हैं, रेडियल और हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट होते हैं, और तीनों को कैसे बनाते हैं। अब इनकी डिग्रीज़ को, इनकी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करके आप सेट कर सकते हो कि किस एंगल में आपको अपना ग्रेडियंट कलर लेके जाना है। कौन है ये? क्लास में इंसानों की तरह बैठा करो। ठीक है, तो अभी आज के नोट्स यही हैं, आगे चलें, इतना काफ़ी है। इसके अलावा हमारे पास अगला टॉपिक यूनिट्स के बारे में है, तो बोलो तो वहाँ कंटिन्यू करते हैं या इतना काफ़ी है? तो इसका असाइनमेंट भी सुन लो, फिर असाइनमेंट बना लेते हैं ताकि हाथ के हाथ प्रैक्टिस हो जाए। अब असाइनमेंट में क्या बनाना है हमने, क्रिएट अ स्मॉल वेब पेज डेट कंटेंट 3 सेक्शंस। क्योंकि हमने कलर्स और बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ा है तो हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे, कोई दूसरी चीज़ नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखना। अब ईच सेक्शन मस्ट यूज़ डिफरेंट कलर फॉर्मेट्स, ताकि आपको कलर फॉर्मेट यूज़ करने हैं। ठीक है, आपने हर सेक्शन में डिफरेंट टाइप के कलर फॉर्मेट यूज़ करने हैं, कहीं पे RGB यूज़ करना है तो कहीं पे हेक्सा कोड्स यूज़ करने हैं, कहीं पे कलर नेम्स यूज़ करने हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करनी है साथ के साथ। जैसे कि सेक्शन 1 हमारा जो होगा, उसके अंदर आप 5 बॉक्सेस बनाओगे। क्या बनाओगे? 5 बॉक्सेस 100 बाय 100 के, जिनकी विड्थ भी 100 पिक्सल होगी और हाइट भी 100 पिक्सल होगी। ईच बॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप का कलर होगा
और कलर के लिए आप डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ कर रहे होगे, जैसे कि कलर नेम यूज़ कर सकते हो, हेक्साकोड, शॉर्ट हेक्साकोड, आरजीबी या एचएसएल भी यूज़ कर सकते हो। और सारे के सारे बॉक्स एक ही रोज में आने चाहिए, ना कि वन बाय वन एक दूसरे के नीचे आ रहे हो। यूज़ करोगे डिव का, लेकिन उनको इनलाइन करोगे। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है लास्ट में। मैंने लास्ट टाइम करके भी बताया था कि आप किसी भी ब्लॉक को इनलाइन में शिफ्ट करोगे तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा सेक्शन जो होगा आपका वो इमेज का होगा, जिसके अंदर आप ये इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, जो हमने सीखी हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक बैनर बनाओगे। और बैनर के अंदर आप अपनी इमेज को सेट करोगे। अब अच्छी सी इमेज लगा लेना कोई भी। अब इसको ऊपर भी रख सकते हो, फिर बॉक्स वाली चीज़ को नीचे रख सकते हो। थोड़ी सी पेडिंग मार्जिन देना, ऐसे नहीं कि बस बस सिर्फ बैनर बना लिया जान छुटाई। अच्छे से जितना हो सकता है इसको क्लीन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखना और उस टेक्स्ट को सेंटर कर देना, जैसे वो मैंने वेबसाइट में दिखाया था अभी। एक इमेज लगी हुई थी और उसके अंदर टेक्स्ट जो था सेंटर था। इसके अंदर ये इमेज लगी हुई है और ये टेक्स्ट इसमें सेंटर में आ रहा है, तो आपने कुछ इसी तरह से एक हेडिंग और इसके साथ पैराग्राफ लगा के उसको सेंटर कर देना इमेज के। बाकी चीज़ें भले नहीं करना, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेक्शन, ग्रेडियंट्स टाइप का प्रोफाइल कार्ड बनाना है आपने। एक कार्ड बनाना है जिसमें ग्रेडियंट्स कलर यूज़ करना है, ठीक है। और 350 बाय 350 का उसकी हाइट विड्थ होनी चाहिए। और उसके अंदर एक बैकग्राउंड होगा जो कि लीनियर ग्रेडियंट होगा। आप अगर चाहो तो दूसरा रेडिकल या जो हमने दूसरे टाइप्स पढ़े हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। एक बॉर्डर लगा देना, बॉर्डर के कलर के लिए आरजीबी यूज़ करना, ठीक है। हेक्साकोड या कलर नेम यूज़ नहीं करना। बॉक्स शेडो मैंने बताया था लास्ट टाइम, अगर नहीं बताया था तो बॉक्स शेडो लिख के आप कोई भी शेडो दे सकते हो, वरना एक वेबसाइट होती है बॉक्स शेडो के लिए, आप लिखो बॉक्स शेडो। और यहाँ पे 95 ब्यूटीफुल बॉक्स शेडो से नाम से वेबसाइट आएगी। यहाँ से कोई सा भी बॉक्स शेडो उठा के आप यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज कि मुझे ये यूज़ करना है, मैं इस पर क्लिक करके कॉपी करूँगा। अब हमने जो हमारा बॉक्स है मैं उसके अंदर दे रहा हूँ ये बॉक्स शेडो। आपने सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके अंदर क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी है, सबसे पहले इसके अंदर आप कलर बताते हो कि शेडो का कलर क्या होगा। फिर आप उसको बताते हो कि लेफ्ट साइड से कितना शेडो निकला हुआ होगा, राइट साइड से कितना शेडो निकला हुआ होगा, शेडो कितना बिलर हो रहा होगा वो बताते हो आप उसके बाद, ठीक है। तो अभी अगर हमने इसको कलर दिया हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आ रहा है नज़र? नज़र नहीं आ रहा इमेज की वजह से? अब नज़र आ रहा है? ये आ रहा, ये शेडो है इसका। वहाँ पे जो है ना थोड़ा ऐसा नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लियर आता है। अपने पास ट्राई करना है इस प्रॉपर्टी को भी, बॉक्स शेडो को। बॉक्स शेडो से आप बॉक्स को शेडोज दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है असाइनमेंट में, तो इस कार्ड को आपने अच्छा सा बनाना है, लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करके बॉर्डर लगाना है आरजीबी का, बॉक्स शेडो। और टेक्स्ट कलर के लिए एचएसएल फॉर्मेट यूज़ करना है और उसके राउंडेड कर देना है कॉर्नर। और उस कार्ड के अंदर आपका नेम, आपकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन और एक बटन आ रहा होगा जिसके अंदर आपने रेडियल ग्रेडियंट यूज़ करना है। दोनों जगह पे अलग अलग यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी लीनियर यूज़ कर लिया, यहाँ पे भी लीनियर यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये अभी बना लो, अभी हो जाएगा, इतनी बड़ी नहीं है। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो जल्दी कर लेना, ठीक है। कोई सवाल है आज के टॉपिक से? नहीं है? सब क्लियर है? ठीक है।